दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है जो सिग्नल जैमर्स है वो कैसे काम करते हैं? इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा NRF24L01 एंड ESP32। ESP32 नहीं, ESP8266 की मदद से कैसे एक लो कॉस्ट ब्लूटूथ जैमिंग डिवाइस को हम लोग बना सकते हैं। एंड यहाँ पे और भी कुछ कंपोनेंट चाहिए, आगे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो डिवाइस है ये किसी गलत इंटेंशन के लिए नहीं, साइंस एजुकेशन एंड जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। एंड ये जो डिवाइस है ये ब्लूटूथ सिग्नल्स एंड ब्लूटूथ कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब करने के लिए कैपेबल है। इस डिवाइस को आप कैसे बना सकते हैं, ये कैसे काम करता है, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव लीगल एंड जो एथिकल जो बाउंड्रीज है उसके अंदर हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। एंड ऑब्वियसली इसका जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, इससे इनके जैसे जैमिंग डिवाइसेस से आप अपने डिवाइसेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अगर जो स्लाइड्स है उनको स्किप करके जो डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट है उसको आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो ये जो टाइम स्टैम्प है वहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है इसके बारे में थोड़ा अभी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे इसके जो कोर कंपोनेंट्स है वो है NRF24L01 ट्रांससीवर एंड उसके जो सिग्नल्स है, सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ESP8266 जो माइक्रो कंट्रोलर है वो। एंड ये जो है ये कैसे काम करता है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं अभी आप लोग बताता हूँ। 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है उसको उसके अंदर जो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो सारे काम करते हैं, वो आप लोगों को पता होगा। तो उस बैंड के अंदर ये जो डिवाइस है ये क्या करता है, बहुत रैपिडली मल फॉर्म्ड या फिर जो आर्बिटरी ब्लूटूथ सिग्नल्स हैं, ब्लूटूथ जो भी रेडियो सिग्नल्स है वो उसके अंदर ट्रांसमिट करता रहता है। तो उसके अंदर ट्रांसमिट इतना रैपिडली अगर इतने सारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाएगा, जो लेजिट कम्युनिकेशन है, लेजिट कम्युनिकेशन के जो सिग्नल्स हैं वो उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरफेरेंस वो करता है। तो इंटरफेरेंस की वजह से एक टाइम के बाद जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे काम करता है। एंड और एक मेन क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इसका जो रेंज है वो कितना हो सकता है। तो इसका जो रेंज है वो हैवीली डिपेंड करता है जो ट्रांसीवर है, ट्रांसीवर का जो एंटीना है, एंटीना का जो क्वालिटी है उसके ऊपर, एंड जो पावर सप्लाई है पावर सप्लाई के ऊपर। अगर प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो इतना ज़्यादा जो सिग्नल है वो जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर कंडीशन में इसका जो रेंज है वो वेरी करता है 10 to 20 मीटर्स इंडोर्स में एंड 30 to 50 मीटर्स आउटडोर्स में। एंड अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस की जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट के अंदर कितना ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, एंड बहुत सारे चीज़ों के ऊपर ये वेरी करता है, ठीक है ना। अभी मैं इसको बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए, छोटे मोटे जो भी है, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ है ESP8266 का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो चाहिए आप लोगों को। एंड इसको मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो कॉस्ट एडवांटेज या फिर बजट फ्रेंडली ये कि क्यों है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद NRF24L01 प्लस जो ट्रांसीवर है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दो यूज़ कर रहा हूँ, एक की मदद से भी किया जा सकता है, लेकिन एक की मदद से करने से क्या होता है ना, सिग्नल जनरेशन जो है वो लिमिटेड या फिर थोड़ा कम रहता है। दो को यूज़ करने से डबल रहेगा, एक से भले दो, ठीक है ना। एंड जो ट्रांसीवर है, ट्रांसीवर के साथ PA या फिर LNA जो टाइप के जो एक्सटेंडर्स हैं, एक्सटेंडर्स मतलब जो एंटीना है उसके साथ होने से और भी अच्छा है। सिग्नल जनरेशन जो है वो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद पावर सोर्स, अच्छा वाला पावर सोर्स चाहिए जिसका जो वाटेज ज़्यादा वाट का एक पावर सप्लाई अगर आपके पास है, मतलब ये ESP8266 के साथ माइक्रो USB का कनेक्शन रहता है, तो माइक्रो USB का अच्छा वाला पावर एडोप्टर के साथ इसको कनेक्ट कीजिए जिसके एम्पियर आउटपुट ज़्यादा हो। पावर बैंक के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, एम्पियर आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। एंड और कुछ जो जंपर वायर्स एंड बाकी सारी चीज़ें चाहिए। एक पुश बटन जो स्विच रहता है, ठीक है, वो आप लोगों को चाहिए। एंड ये जो पूरा जो भी आप असेंबल करेंगे, मैंने पहले ब्रेडबोर्ड के अंदर इसको असेंबल किया था, उसके बाद मैंने बेरो बोर्ड जो है जो प्रोटोटाइपिंग के लिए जो भी PCB बोर्ड मिलता है उसके अंदर मैंने इसको असेंबल किया। एंड जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर Arduino IDE की मदद से ESP8266 को प्रोग्राम किया जाएगा। एंड
आप लोगों को एक लाइब्रेरी चाहिए NRF 24L01 के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए, जिसके मदद से जो माइक्रो कंट्रोलर है वो उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। और भी लाइब्रेरी चाहिए, जो बटन है, पुश बटन है, उसको कंट्रोल करने के लिए लाइब्रेरी चाहिए। यहाँ पे कॉस्ट को मैंने घटाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन के लिए अलग से कोई LED भी मैंने यूज़ नहीं किया है। नोड MCU के अंदर जो इनबिल्ट LED है उसके मदद से जो इंडिकेशन है वो उसके लिए मैंने उसको यूज़ किया है, ठीक है ना। जितना बजट में हम लोग बना सकते हैं उतना बनाने के लिए मैंने इसको ट्राई किया है। एंड स्किल्स में ऑब्वियसली आप इसको असेंबल करने जाएंगे तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। एंड इसका जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी आप लोगों को चाहिए होगा। आप अगर इसको डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं चाहिए। मैंने ESP8266 को मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, तो ESP8266 जो है उसका प्राइस अब आप अगर देखेंगे तो अक्रॉस द इंटरनेट आप अलग अलग साइट्स में आप अगर देखेंगे 150 to 250 के अंदर इसको ये मिल जाता है। लेकिन ESP32 जो है उसका प्राइस 300 से 600 तक है। तो हाफ द प्राइस में हम लोगों का जो डिवाइस है वो बन जाता है। मेरा पहले से ही प्लान था, मैं इसको एक परमानेंट डिवाइस बनाऊंगा। परमानेंट मतलब क्या, जो जैसे होता है ना ब्रेड बोर्ड के अंदर बनाने के बाद उसको अलग से निकाल के उसके बाद किसी और प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार इसको खोलना निकालना वो मैं नहीं चाहता था। मैं एक डिवाइस बना के उसको मैं अपने यूज़ के लिए मैं रखना चाहता था। तो इसलिए मैंने ESP32 को यूज़ करने से क्या है ना, वो प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो ESP8266 की वजह से इसको बना दिया, तो इसको बना के मैंने रख लिया है। इसको बाद में मैं यूज़ करूँगा। रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो मिसयूज़ क्या हो रहा है, तो ESP32 है उसके अंदर वाईफाई एंड ब्लूटूथ फंक्शनलिटी है जो कि यूज़लेस बन जाएगा इस डिवाइस के अंदर, क्योंकि वो जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा। लेकिन ESP8266 के अंदर ब्लूटूथ का फंक्शनलिटी नहीं है, वाईफाई वाला फंक्शनलिटी है, वो यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा है एंड उसका प्राइस कम है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए। तो अभी हम लोग इसका जो डेमोस्ट्रेशन है वो हम लोग देखेंगे एंड इसको मैंने कैसे असेंबल किया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लेकिन उससे पहले मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, ये जो डिवाइसेस हैं इसको लीगल बाउंड्रीज में ही यूज़ करना चाहिए। मैं जहाँ पे इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, तो इसके सराउंडिंग में कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। एंड आप ये जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो भी शील्डेड जो लैब है उसके अंदर आप इसको टेस्ट कीजिए। आप अगर एक सिक्योर एनवायरनमेंट में है या फिर आप किसी आइसोलेटेड प्लेस में जाके इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद का एंड बाकी सबका जो प्रिवेसी है उसको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए। एंड ये जो डिवाइसेस हैं, इनके जैसे जो डिवाइसेस हैं, इनको आप अगर ऑन करके छोड़ देंगे तो इसके प्रॉक्सिमिटी में जो भी ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सिग्नल जैमिंग की वजह से क्या होगा, वो डिवाइस बहुत और भी ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए ट्राई करेगा। उसकी वजह से डिवाइस जो है वो हीटअप होकर ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही आप भी जो भी टेस्टिंग है या फिर जो भी प्रैक्टिस है वो आप भी कीजिए, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो गिटहब रिपोजिटरी है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्चुअली एक फॉर्क्ड रिपोजिटरी है। तो इसका जो ओरिजिनल रिपोजिटरी है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये है इसका ओरिजिनल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल जो रिपोजिटरी है, ये सिस्टम लिनक्स जो है इनका ये ऑथर है ये, तो इन्होंने ये बनाया। तो इनका जो यहाँ पे है देखिए जो डिवाइस इन्होंने बनाया है, तो यहाँ पे एक ही NRF 24L01 को इन्होंने यूज़ किया है एंड साथ में एक जो OLED डिस्प्ले है नेविगेट करने के लिए उसको उन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, साथ में एक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन भी है, पुश बटन जो है वो भी है, ठीक है ना। तो ये है इनका डिवाइस, इन्होंने बैटरी के साथ इसको मिला के इसको बनाया है। तो ये मोबाइल डिवाइस जैसा इन्होंने बनाया है। तो इसी का ये जो है इनका जो कोड है उसको मैंने मॉडिफाई करके मैंने अपना वाला बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 2 मॉड्यूल्स को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। में आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे ये जो सर्किट डायग्राम है इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जैसे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये ब्रेडबोर्ड वाला मॉडल है, बाद में मैंने इसको जो प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है उसके अंदर मैंने इसको इंटीग्रेट किया है। तो यहाँ पे ये पावर बैंक की मदद से भी चल जाता है। तो यहाँ पे पूरा बैटरी
को अलग से इंटीग्रेट करने का ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ओलेड डिस्प्ले को मैंने हटा दिया है। ये जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड के अंदर भी ओलेड डिस्प्ले वाला पार्ट जो है उसको मैंने हटा दिया है। एंड साथ में यहाँ पे जो बटन है, बटन के मदद से आप इसको मतलब जो इसके जो ऑपरेशन है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जो एलईडी जो है, इनबिल्ट एलईडी जो नोड एमसीयू के अंदर जो, या फिर ये नोड एमसीयू के अंदर जो इनबिल्ट एलईडी है उसके मदद से जो इंडिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सोर्स कोड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये ठीक है, तो ये है आर्डिनो का जो सोर्स कोड है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइब्रेरीज़ है, जो जिन लाइब्रेरीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो RF ये जो 24 है, ये एक लाइब्रेरी है, इजी बटन लाइब्रेरी। जो बटन है, बटन को यूज़ करने के लिए बाकी सारा कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको आप भी आर्डिनो IDE के अंदर जो है, IDE के अंदर उसको आप मॉडिफाई करके आप अपने डिवाइस के अंदर उसको डाल सकते हैं। और इसको कैसे असेंबल किया जाता है वो जैसे कि मैंने एनिमेशन के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था। एक वेरो बोर्ड के अंदर इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, दोनों मॉड्यूल्स को कनेक्ट करना है, साथ में ESP8266 एंड एक पुश बटन, इनको यूज़ करके आप ये सर्किट डायग्राम जो है, इस सर्किट डायग्राम की मदद से आप जो कनेक्शंस है, कनेक्शंस को आप कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्म में भी मैंने दिया है। टेबुलर फॉर्म में कौन सा पिन के साथ कौन सा कौन से डिवाइस का, जैसे कि ये NRF का ये एक मॉड्यूल का ये एक ऐसा कनेक्शन रहेगा एंड दूसरे मॉड्यूल का ये वाले कनेक्शंस रहेंगे जो ESP8266 है उसके साथ। ठीक है ना। इसको इनको कनेक्ट करने के बाद ये है मेरा फाइनल डिवाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो फाइनल डिवाइस है, इसके मदद से कैसे हम लोग ब्लूटूथ सिग्नल्स को जैम कर सकते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है मेरा डिवाइस जिसको मैंने बनाया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ESP8266 मॉड्यूल एंड ये नोड MCU है, डेवलपमेंट बोर्ड। एंड यहाँ पे ये जो है NRF 24L01 के दो मॉड्यूल्स हैं। इनके साथ ये एंटीना है, एंटीना को डिटैच भी किया जा सकता है। आप अगर चाहें तो इनको ऐसे डिटैच करके आप कहीं पे कैरी करना चाहते हैं तो इसको ऐसे आप कैरी कर सकते हैं। बाद में जहाँ पे आप जो आपका जो ऑपरेशन है जिसको आप परफॉर्म करेंगे वहाँ पे जाके ऐसे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग एंगल्स में बैंड भी किया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे बैंड भी किया जा सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये बटन है, इस बटन के मदद से इसके जो ऑपरेशंस हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड यहाँ पे जो ESP8266 के अंदर जो यहाँ पे इनबिल्ट LED है, इस LED के मदद से हम लोग इसके जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन के मदद से हम लोग देख सकते हैं ये करंटली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है एंड यहाँ पे ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसमें से हम लोग वाया ब्लूटूथ ऑडियो प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो डिवाइस है मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। ये जो पावर बैंक है, पावर बैंक के साथ ये यहाँ पे है जो ये माइक्रो USB पोर्ट है नोड MCU का, उसके साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है इसको। तो ये अभी इसके अंदर पावर ऑन हो चुका है। मैं इसको फिर से रीसेट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो इंडिकेशन है, जो LED इंडिकेशन है, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा जो ब्लू LED है, तो ये एक बार ब्लिंक किया, सेकेंड टाइम ब्लिंक करके ऑफ हो गया, मतलब ये दोनों मॉड्यूल्स इसके रेडी हो चुके हैं। ठीक है, दो बार ब्लिंक किया मतलब ये दोनों मॉड्यूल्स इसके रेडी हो चुके हैं। अगर ये नहीं ब्लिंक करता है, रुक जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जो इसका पावर रिक्वायरमेंट जो है वो मैच नहीं हो रहा है, या फिर कोई दूसरा इशू है जिसके वजह से ये जो मॉड्यूल्स हैं ये एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये है पहला इंडिकेशन एंड उसके बाद ये स्टार्ट हो गया। अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे ऑडियो प्ले करता हूँ। ये जो डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस है, इसके ऊपर अभी मैं फिर से इसको एक बार रीसेट कर लेता हूँ। ये रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो LED इंडिकेशन है उससे कैसे पता चलता है। तो ये जब मैं बटन को प्रेस करूँगा, ये 3 टाइम्स जब ये ब्लिंक करेगा, इसका मतलब है ये वाईफाई मोड में है। ठीक है, तो ये अभी वाईफाई सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए ट्राई कर रहा है। इसका ये सिर्फ ब्लूटूथ ही नहीं है, वाईफाई सिग्नल्स को भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, एंड अभी मैं ब्लूटूथ अटैक को एक्टिवेट करता हूँ। देखिए 4 टाइम्स ब्लिंक करेगा तो ब्लूटूथ, ये देखिए।
ठीक है, डिवाइस ऑन है, देखिए ये यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, देखिए इसका एलईडी ब्लिंक कर रहा है, डिवाइस ऑन है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से जो है अटैक को है उसको मैं बंद करता हूँ, देखिए जो जैमिंग है उसको मैं डिसेबल करता हूँ, ये देखिए, एंड यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, 3 टाइम्स वाईफाई का, 4 टाइम्स, ये देखिए बंद हो गया। एंड ये सिर्फ ब्लूटूथ स्पीकर्स ही नहीं, जो ईयरबड्स हैं या फिर जो नेक बैंड्स हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। एंड मैं इसको दूर लेके जाऊँ, देखिए मैं कितना दूर लेके जाने से ये देखिए अभी ये थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी ब्लॉक कर रहा है। पास लेके आने से 5 बार ब्लिंक किया, मतलब ये भी बंद हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन के मदद से पता चल जाएगा कि ये क्या कौन सा वाला ऑपरेशन को करेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो अभी इसके जो यूज़ केसेस हैं, जो पॉजिटिव यूज़ केसेस है, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बहुत सारे चीटिंग टूल्स जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, उनका जो अनऑथराइज यूज़ है उसको रोकने के लिए इनके जैसे जैमिंग डिवाइसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग, जो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं उनके जो रिलायंस है, मतलब वो कितना ज़्यादा रिलायबल है या फिर कितना ज़्यादा सस्टेन कर सकते हैं, उनको उनके रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये जो इनके जैसे जैमिंग डिवाइसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल लैब्स के अंदर जो आरएफ टेक्नोलॉजी है या फिर आरएफ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छी तरह से समझने के लिए भी आप इनके जैसे डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, ब्लूटूथ जो भी टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ जो सिग्नल्स हैं उनका जो रिकवरी है या फिर जो भी शील्डिंग टेक्निक्स हैं उनको जानने के लिए या फिर उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए भी इनके जैसे डिवाइसेस को यूज़ किया जा सकता है। तो इनके जैसे जैमिंग डिवाइसेस के अगेंस्ट में जो भी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा मैं बताने के लिए ट्राई करता हूँ। आप अगर कोई डिवाइस को कोई मैन्युफैक्चरर के साथ काम करते हैं, आपने कोई डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया है, तो उसके अंदर जो ब्लूटूथ डिवाइस है, तो ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर जो FHSS मतलब फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी डिवाइसेस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है वो अलग अलग चैनल्स में एक इंटरवल के बाद स्विच होता रहता है। ठीक है ना, एंड जो इंटरवल है वो मिली सेकेंड्स में है, तो आप सोच सकते हैं कितना फास्ट ये लोग स्विच करते हैं। तो उसके वजह से क्या हो, अगर कोई जैमिंग डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर चैनल को जैम कर रहा है, तो बाकी चैनल के अंदर जो भी कम्युनिकेशन है वो आपका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। एंड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो का लिंक है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजीज डिस्कशन का ये एक चैनल है, इसके अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो उसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद फॉलबैक प्रोटोकॉल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ब्लूटूथ आपका जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उसके अंदर अगर प्राइमरी कम्युनिकेशन ब्लूटूथ है तो वो फेल हो जाता है, तो फॉलबैक करके वो वाईफाई या फिर किसी दूसरे मीडिया के अंदर वो स्विच कर सकता है। तो वैसा वाला आप अगर मैकेनिज्म रखेंगे तो ये इनके जैसे जमिंग डिवाइस का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद मेटल शील्डेड कोई एनवायरनमेंट के अंदर आप अगर अपने डिवाइसेस को यूज़ करेंगे तब भी जो ये इनके जैसे डिवाइसेस जो हैं, जैमिंग डिवाइसेस जो हैं, उनसे ये आपका जो डिवाइस है वो अनअफेक्टेड रहेगा। एंड जो बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए जो आरएफ मॉनिटरिंग टूल्स हैं उनके मदद से जो इस तरह के जो जैमिंग सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। बाद में प्रिवेंशन के लिए जो भी एक्शन है वो लिया जा सकता है। उसके बाद सिग्नल डिटेक्शन एंड अलर्ट सिस्टम, वही सेम चीज़, सिग्नल ऐसे इस तरह के अगर कोई मल फॉर्म्ड या फिर आर्बिट्री कोई सिग्नल आता है तो उसको आइडेंटिफाई करके अलर्ट अगर बाकी जो यूज़र्स हैं उनको अलर्ट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल बन जाता है। उसके बाद फिजिकल आइसोलेशन, मतलब जैसे कि मैंने बोला, आप अगर मेटल शील्ड के अंदर आप अपने डिवाइसेस को यूज़ करेंगे तो बाहर वाले जो भी सिग्नल जैमर्स हैं उनसे आपका डिवाइस अनअफेक्टेड रहेगा।
तो यहाँ पे साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का, अगर आप किसी बॉक्स के अंदर आप अपने ब्लूटूथ डिवाइस को रखेंगे तब भी वो अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये जो NRF24L01 ESP8266 जो ब्लूटूथ जैमर है, इसका कितना पावर है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। एंड इसका जो और एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसका अफोर्डेबिलिटी, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स है वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं एंड इसको असेंबल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसका जो ये जो पावर है, इस पावर की मदद से आप अगर एक सिक्योर्ड वायरलेस एनवायरनमेंट या फिर वायरलेस सिस्टम आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ही रेस्पॉन्सिबल वे में इसको यूज़ करना है। मतलब इसका जो काउंटर मेजर्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, एक इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इसके जो लीगल बाउंड्रीज हैं वो अगर एस्केप इसने कर लिया तो बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग रिजल्ट आ सकता है। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है तो मुझे इतना तो पता चल गया है कि वीडियो आप लोगों को यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला है, कुछ नए फैक्ट्स आप लोगों को पता चले हैं। इनके जैसे टॉपिक्स एंड इनके जैसे कंटेंट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट का ज़रूरत होता है। एंड मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक संदेश को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट है इसका गिटहब जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ये जो स्लाइड्स हैं इनका लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।